जय हिंद स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी के लिए एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी होता है और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अभी एनसीईआरटी की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें से हम अभी 7th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और आज हम लास्ट चैप्टर 8वां चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे और इसके साथ ही पहली बार इस किताब को आप पढ़ेंगे तो कितना समय लगेगा ये भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। साथ ही इसमें कहानी क्या है और किन किन चीजों को छोड़ देना है ये भी आप देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसका नाम क्या है? नाम है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। यदि आप मानचित्र 1 और 2 को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो यहाँ पर कोई मानचित्र है, तो सबसे पहले मानचित्र ही देख लेते हैं। तो देखिए ये पहला मानचित्र है और इसके बाद है ये दूसरा मानचित्र। इन दोनों मानचित्र में क्या अंतर है ये हम आगे देखते हैं। पहले तो ये दोनों मानचित्र हैं, इनको देखने की बात कही गई है। तो आपको पता चलेगा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटी। गौर कीजिए कि कई स्वतंत्र राज्यों के उदय से मुगल साम्राज्य की सीमाएं किस तरह से बदली। यह आप भी देखेंगे कि 1765 तक एक अन्य शक्ति यानी ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया था। तो पहले मुगल साम्राज्य था और मुगल साम्राज्य के अलावा जैसे छोटे छोटे राज्यों का जब उदय हुआ तो मुगल साम्राज्य की सीमाएं किस तरीके से घटी ये मानचित्र में दिखाया गया। इसके अलावा 1765 के बाद ब्रिटिश सत्ता ने जिस प्रकार से भारत के कई हिस्से में अपना कब्जा जमाया वो भी यहाँ पर दिखाया गया है। अब यहाँ पर पहले मानचित्र को देखते हैं। तो इसमें मुगल साम्राज्य की बाहरी सीमा 1700 के आसपास के बाद बनाया गया है, मतलब जब 1700 का समय था तब। तो ये देख सकते हैं ये मुगल साम्राज्य की सीमाएं हैं और ये यहाँ तक, ये वाला हिस्सा छोड़ दो, ये यहाँ तक था मुगल साम्राज्य की सीमाएं। अब इसके बाद है दूसरा मानचित्र। दूसरे मानचित्र में क्या हुआ है कि ब्रिटिश नियंत्रण के अंतर्गत क्षेत्र मध्य 18वीं शताब्दी। तो यहाँ पर जो ये वाला एरिया है, जैसे कि ये सब ब्रिटिश नियंत्रण में है। तो मुगल साम्राज्य का इन एरिया में कोई कुछ खास कब्जा नहीं रह गया था, तो ये बदलाव हुआ था, ये दिखाया गया है। यह दर्शाते हैं कि 18वीं शताब्दी एक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियां अपेक्षाकृत एक छोटे से समय अंतराल में बड़ी तेजी से अचानक बदलनी शुरू हो गई थी। इस अध्याय में हम 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध लगभग 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी और 1761 तक जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई, इसके दौरान उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुई नई राजनीतिक शक्तियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ हम क्या पढ़ेंगे अभी ये बताया गया है। टॉपिक है मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति। इससे पहले के अध्याय में हमने देखा कि मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाई पर किस प्रकार पहुंचा और फिर 17वीं शताब्दी के अंत में वर्षों में उसके सामने तरह तरह के संकट किस प्रकार खड़े होने लगे। ऐसा अनेक कारणों से हुआ। बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में 1679 से लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया। तो यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से मुगल पहले सत्ता में ऊंचाई तक पहुंचते हैं और फिर धीरे धीरे करके पतन की ओर चले जाते हैं। पतन की ओर औरंगजेब के टाइम से शुरू हो जाता है इधर पतन की ओर जाना। औरंगजेब ने क्या किया कि जो दक्कन वाला एरिया था तो 1679 में उस टाइम पर लंबी लड़ाई चल रही थी, उसमें बहुत सारे सेना भी लगाए, उसमें बहुत सारा खर्चा किया और उसके बाद से फिर राजकोष कभी भरा ही नहीं। तो इसी चीज को यहाँ पर बताया गया है। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी। मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया। इससे पहले हमने मनसबदार के बारे में पढ़ा, मनसबदारी के बारे में पढ़ा था। तो मनसबदारी को शुरू किसने किया था? अकबर के टाइम में शुरू हुआ था और धीरे धीरे करके ये औरंगजेब के टाइम तक पहुंचता भी है। उसके बाद ये मनसबदार अपने आप को इतने शक्तिशाली बना लेते हैं कि बाद में वो मुगलों के या यूं कहो कि जो शासक रहा है उस शासक के हाथ से छूट गया और एक तरीके से जहां पर इनको
इनका काम दिया गया था वहां पर अपना कब्जा कर लिया और कब्जा होने के बाद उस पर अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। तो जो मनसबदार थे वो सूबेदार के रूप में भी कभी काम करते थे। ये लोग क्या करते थे कि राजस्व और सैन्य प्रशासन, राजस्व मतलब जो दीवानी काम करते थे और जो सेना का प्रशासन देखते थे वो फौजदारी, ये दोनों काम करते थे। अब यहाँ पर पैसा और ताकत दोनों एक साथ है, पावर, मेन पावर, तो जाहिर सी बात है अपने आप को शक्तिशाली ये लोग तो बना ही लेंगे। इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत राजनैतिक, आर्थिक, सैन्य शक्तियां मिल गई। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आती गई। अब यहाँ पर क्या है कि इनको जो क्षेत्र दिया गया था जहां पर इनको अपना काम करना था सूबेदार के रूप में, तो ये लोग क्या किए कि जब इनको पता चल गया कि इतना राजकोष और इतना सैन्य प्रशासन, ताकत, मेन पावर है हमारे पास, तो धीरे धीरे करके ये लोग अपने आप को मजबूत किए और जो राजस्व रहा है उस क्षेत्र से जितना राजस्व उगता था वो राजस्व को में थोड़ी बहुत तो मुगलों तक पहुंचाते और बाकी सब अपना रख लेते थे। एक तरह से कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार यहाँ पर हुआ। उत्तरी तथा पश्चिम भारत के अनेक हिस्सों में हुए जमींदारों और किसानों के विद्रोह अक्सर और कृषक आंदोलनों ने इन समस्याओं को और भी गंभीर बना दिया। अब जैसे कि जो सूबेदार के रूप में थे ये किसानों को, जमींदारों को निचोड़ना शुरू कर दिए थे, इसलिए इन लोगों ने आंदोलन किया। तो जो सत्ता में बैठे हुए हैं उन लोगों के लिए थोड़ा और मुश्किल हो गया। कभी कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध किए गए थे और कभी कभी ये शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की कोशिशें थी। अतीत में भी विद्रोही समूहों ने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी, परंतु अब ऐसे समूहों ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए किया। कहा गया है कि यहाँ पर कुछ लोग इसलिए विद्रोह करते थे कि जो अचानक टैक्स इतना ज्यादा मात्रा में बढ़ा दिया, तो ये क्यों बढ़ा हुआ है, इसे कम किया जाए। और कुछ लोग इसलिए विद्रोह फिर करने लग गए थे कि अब हम अपने आप में शक्तिशाली हैं, हमें स्वतंत्र किया जाए, अपने आप को मजबूत करने के लिए और अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए भी विद्रोह किए। जिस तरह से धीरे धीरे राजनीतिक व आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदारों, स्थानीय सरदारों व अन्य समूहों के हाथों में आ रही थी, औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोक ना सके। तो जैसे जैसे जो मनसबदार हैं, सूबेदार हैं, ये अपने आप को मजबूत कर लिए। उसके बाद कुछ जमींदार भी थे, कुछ कृषक भी थे। जब अपने आप को मजबूत कर लिए और अपने आप में से मजबूत करने के साथ साथ एक समूह भी बना लिए, तो सत्ता में बैठे हुए जो शासक थे मुगल सत्ता में, तो वो इस बदलाव को रोक नहीं सके। वो यहाँ पर ये बात लिखी गई है। इसके बाद है यहाँ पर भरपूर फसल और खाली तिजोरियां। एक तत्कालीन लेखक ने साम्राज्य के वित्तीय दिवालियेपन का वर्णन इन शब्दों में किया। बड़े जमींदार निस्सहाय और निर्धन हो गए। उनके किसान वर्ष में 2 फसलें उगाते हैं, लेकिन उन्हें दोनों में कुछ नहीं मिलता। उनके स्थानीय गुमास्ते एक तरह से किसानों के हाथ की कठपुतली बने रहते हैं, जैसे कि स्वयं किसान अपने ऋणदाता के वश में रहता है जब तक कि वह साहूकार का कर्जा नहीं चुका देता। इस प्रकार संपूर्ण व्यवस्था एवं प्रशासन इतना चकनाचूर हो चुका है कि यद्यपि किसान अपनी फसल के जरिए मानो सोना बटोरता है, लेकिन उसके मालिक जमींदार को एक तिनके का टुकड़ा भी नहीं मिलता है। ऐसी हालात में जमींदार सशस्त्र सेना कैसे रख सकते हैं जिनकी उससे आशा की जाती है। वे अपने सैनिकों को जो लड़ाई के समय उनके आगे 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 चलते हैं और घुड़सवारों को उनके ठीक पीछे चलते हैं, पैसा कहाँ से देंगे। तो यहाँ पर जिस तरीके से गरीबी छा गई थी साम्राज्य में, इसके बारे में बताया गया है। इसके बाद इस आर्थिक व राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। यह आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नादिर शाह ने दिल्ली में 1739 में आक्रमण किया। संपूर्ण नगर को लूट कर वह बड़ी भारी मात्रा में धन दौलत ले गया। नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता लगा रहा। उसने तो 1748 से 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट मचाई। ये दोनों चीजें, नादिर शाह 1739 में और यहाँ पर अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली 5 बार आक्रमण करता है 1748 से 1761 के बीच में।
तो ये दोनों आपको याद रखना है एग्जाम के हिसाब से। नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण। नादिर शाह के आक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्ली में जो विध्वंस हुआ उसका वर्णन समकालीन कृतिकों ने किया। इनमें से एक ने मुगल कोर्ट से जिस तरह धन लूटा गया उसका वर्णन इस तरह से किया। तो किस तरीके से नादिर शाह ने लूटपाट किया इसके बारे में बताया गया है, देखते हैं। 60 लाख रुपए, कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन, लगभग 50 करोड़ रुपए के गहने, जवाहरात और अन्य चीजें ले गया। 1739 के टाइम पर दिल्ली पे लूटपाट मचाता है। और जब आप जानेंगे तो अभी 1996-99 के आसपास किस तरीके से पैसे चलते थे, उससे और पहले कौड़ी चलते। तो सोचो कि 1739 में कितना पैसा या कितनी वैल्यू रही होगी, जिसमें लिखा हुआ है कि 1 करोड़ के बर्तन लेके गया। तो उस टाइम पर करोड़ों रुपए की वैल्यू क्या रही होगी। आज हम खुद जानते हैं करोड़ रुपए बहुत होते हैं, नॉर्मल इंसान 1 करोड़ 2 करोड़ भी नहीं कमा सकता, और उस टाइम पर वो करोड़ों रुपए कितने रहे होंगे, जिनमें से कुछ तो इतनी बेशकीमती थी कि दुनिया में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है, जैसे तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन। एक अन्य वृतांत में दिल्ली पर आक्रमण के प्रभाव का वर्णन मिलता है। जो कभी मालिक थे वह बड़ी दर्दनाक हालत में आ गए। जिन्हें कभी भरपूर आदर इज्जत दी जाती थी उन्हें अब प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिलता। अलग थलग पड़े लोगों को उनके कोनों से खींचकर बाहर निकाल दिया गया। दौलतमंदों को भिखारी बना दिया गया। जो शौकीन लोग कभी तरह तरह के सुंदर कपड़े पहनकर पोशाकों को नया फैशन चलाते थे, अब नंगे घूमने लगे, और जिनके पास जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी वे अब बेघर हो गए। नए शहर शाहजहानाबाद अब मलबे का ढेर बन गया। नादिर शाह ने तब शहर के पुराने मोहल्लों पर हमला बोला और वहां की सारी दुनिया को तबाह कर डाला। तो उस टाइम पर नादिर शाह ने जो लूटपाट मचाई उसके बारे में इस तरीके से यहाँ पर जो देखने वाले थे उन्होंने वर्णन किया। और ये उस टाइम के हिसाब से ये नादिर शाह का इमेज है जो 1779 में बनाया गया। साम्राज्य पर सब ओर से दबाव तो पड़ ही रहा था। अभिजातों के विभिन्न समूहों की पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता ने उसे और भी कमजोर बना डाला। यह अभिजात 2 बड़े गुटों में बटे हुए थे, ईरानी और तुरानी। तुरानी तुर्क मूल के लोगों को बोला जा रहा है। काफी समय तक परवर्ती मुगल बादशाह इनमें से एक या दूसरे समूह के हाथों की कठपुतली बने रहे। बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हो गई जब 2 मुगल बादशाहों फर्रुखसियार 1713 से 1719 के बीच रहते हैं और आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 की हत्या हो गई। जो अभिजात बताए गए तुरानी और ईरानी, इन लोगों ने इनकी हत्या करवा दी। 2 अन्य बादशाहों अहमद शाह 1748 से 1754 और शाह आलम द्वितीय जो कि 1759 से 1816 इनके बीच रहे, उनको अभिजातों ने अंधा कर दिया। यह आपके एग्जाम के लिए याद होना चाहिए। जो डेट दिया है, फर्रुखसियार का शासनकाल 1713 से 1719, आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759, और इनकी हत्या करवा दी गई थी, ये याद रखना है। 2 शासक जिनको अंधा कर दिया गया था उनके शासनकाल में वो है अहमद शाह 1748 से 1754 के बीच इनका कार्यकाल रहा है, और शाह आलम द्वितीय 1759 से 1816 के बीच। मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति और प्रबल बना ली, जैसे अवध, बंगाल और हैदराबाद। अवध, बंगाल और हैदराबाद में जो अभिजात थे उन्होंने अपने आप को मजबूत कर लिया और अपने आप को एक तरीके से शासक बना लिया। इसके बाद है राजपूत। बहुत से राजपूत घराने, विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के राजघराने, मुगल व्यवस्था में विशिष्टता के साथ सेवारत रहे थे। बदले में उन्हें अपनी वतन जागीरों पर पर्याप्त स्वायत्तता का आनंद लेने की अनुमति मिली थी। जागीरें दी जाती थी, उनमें से एक जागीर था कि जो राजपूत थे जो इनके अंडर में काम कर रहे थे तो उन्हें दे दिया जाता कि जिस एरिया के आप हो, जहाँ के रहने वाले हो, वहीं पर आपको जागीर दे दी जाएगी, और उस जागीर को वतन जागीर कहा जाता था। तो ये आपको एग्जाम के लिए याद रखना है।
अब 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने अपने अपने आसपास के इलाकों पर अपने नियंत्रण का विस्तार करने के लिए प्रयास शुरू किए। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने भी मुगल दरबार की गुटी राजनीति में अपने पैर फंसा दिए। इन प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजरात, मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के सवाई राजा जयसिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। ये आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को कहा कि गुजरात की सूबेदारी, और जो मालवा के और अंबर के सवाई राजा जयसिंह को मालवा की सूबेदारी मिली। बादशाह जहांदार शाह ने 1713 में इन राजाओं के इन पदों का नवीकरण कर दिया। उन्होंने अपने वतनों के पास पड़ोस के शाही इलाकों के कुछ हिस्से पर कब्जा करने की भी कोशिश की। जोधपुर राजघराने ने नागौर को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। जोधपुर में कौन था? अजीत सिंह थे। दूसरी ओर अंबर ने भी बूंदी के बड़े बड़े हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया। सवाई राजा जय सिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की और उसे 1722 में आगरा की सूबेदारी दे दी गई। तो ये आपको याद रखना है। 1740 के दशक से राजस्थान में मराठों के अभियानों ने इन राजवाड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया, जिससे उनका अपना विस्तार आगे होने से रुक गया। तो नॉर्मल चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। एक इमेज है चित्तौड़ किला, राजस्थान। ये चित्तौड़ किला है। चित्तौड़ किला बना हुआ है और बीच में पानी, एकदम नदी जैसा कुछ है। पहले क्या होता था कि जो किला बनता था तो किले को चारों तरफ से इस तरीके से नाला बड़ा सा बनाया जाता था कि उससे पानी बहता रहे, और फिर उसमें जो आने जाने के लिए रास्ता रहता था। तो टाइम पर जब शासक का आदेश होता था तो खुलता था, बाद में बंद कर दिया जाता था, ताकि एकदम से जब कोई अटैक करे ना तो किला पे अंदर घुस ना आए। इसलिए इस तरीके से व्यवस्था की जाती थी। तो ज्यादातर से जो किले होते थे वो ऐसा ही है, जैसे कि आप आगरा का किला जाकर देखना, वहां पर कुछ ऐसी ही व्यवस्था है। इस इमेज में भी कुछ इसी प्रकार से दिखाया गया है। कई राजपूत सरदारों ने पहाड़ियों की चोटियों पर किले बनाए जो सत्ता के केंद्र बने। व्यापक किलेबंदी के साथ इन भव्य संरचना में नगर, महले, मंदिर, व्यापारिक केंद्र, जल संग्रहण संरचनाएं और अन्य इमारतें होती थी। चित्तौड़ किले में तालाब, कुंडी, बावली जैसे कई जल निकाय थे। इस चित्तौड़ जो किला है, इसके अंदर की बातें कही गई कि इसमें बहुत सारी चीजें थी जिसमें पानी की व्यवस्था थी। इसके बाद जयपुर के राजा जय सिंह। 1732 के एक फारसी वृतांत में राजा जयसिंह का वर्णन। एक फारसी वृतांत है 1732 वाला। राजा जयसिंह अपनी सत्ता की चरम सीमा पर थे। 12 वर्ष के लिए वे आगरा के सूबेदार रहे, 5-6 वर्ष के लिए मालवा के। उनके पास विशाल सेना, तोपखाना, भारी मात्रा में धन संपदा थी और उनका प्रभाव दिल्ली से लेकर नर्मदा के तट तक फैला हुआ था। तो एग्जाम के लिए आपको याद रखना है कि राजा जयसिंह के पास जो सूबेदारी थी वो कहाँ पर, कितने साल के लिए थी। तो जैसे कि 12 वर्ष के लिए आगरा में और 5-6 वर्ष के लिए मालवा में। ये आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। यहाँ पर कुछ चीजें बताई गई हैं। कई राजपूत शासकों ने मुगलों का अधिराजत्व स्वीकार कर लिया था, लेकिन मेवाड़ एकमात्र ऐसा राजपूत राज्य था जिसने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी। महाराणा प्रताप के बारे में तो आपने सुना होगा, यहाँ पर उन्हीं की बात कही गई है। राणा प्रताप 1572 में उदयपुर तथा मेवाड़ के बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण के साथ मेवाड़ की राजगद्दी पर आसीन हुए। तो जो महाराणा प्रताप थे 1572 में उदयपुर और मेवाड़ के क्षेत्र पर अपना नियंत्रण कर लिए थे, कंट्रोल कर लिए थे। राणा के पास मुगल अधिराजत्व को स्वीकार करने के लिए कई दूतों को भेजा गया, लेकिन वे अपने निर्णय पर दृढ़ रहे। तो ऐसा नहीं है कि उनके पास यहाँ पर दूतों को भेजा नहीं गया था। राणा प्रताप के पास मुगलों के दूत कई सारे पहुंचे, लेकिन अंतिम सांस तक महाराणा प्रताप अपने बात पर अडिग रहे कि हम स्वतंत्र रहेंगे और हमारा अपना साम्राज्य होगा, के अधीन नहीं होंगे। ये इमेज दिखाया गया है जयपुर में जंतर मंतर को, और ये किला है मेहरानगढ़ किला जो कि जोधपुर में है। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि आम्बेर के शासक सवाई जयसिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया।
अपने एग्जाम के लिए याद रखना। आम्बेर के शासक सवाई जय सिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी 5 खगोलीय वेधशाला। जंतर मंतर के नाम से विख्यात इन वेधशालाओं में खगोलीय पिंडों के अध्ययन हेतु कई उपकरण हैं। तो जैसे कि अभी दिल्ली में भी जो स्टूडेंट होंगे तो पता होगा, नाम आता होगा कि दिल्ली में जंतर मंतर, राजस्थान के जंतर मंतर, तो वो एक वेधशाला है जिसकी स्थापना सवाई जय सिंह ने की थी। आजादी हासिल करना। सिख। अध्याय 6 में आपने पढ़ा कि 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए। इससे पंजाब के क्षेत्रीय राज्य निर्माण को बढ़ावा मिला। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। तो यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। ये डेट आपको याद रखना है। खालसा पंथ की स्थापना से पहले और उसके बाद राजपूत और मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी गईं। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई। ये डेट याद रखना है। इसके बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया। अब याद रखना है कि बंदा बहादुर ने खालसा का नेतृत्व भी किया और मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन को सार्वभौम बताया। तो इन्होंने क्या किया, गुरु नानक जी और गुरु गोविंद सिंह जी, इन दोनों के नाम से सिक्के भी बनवाए थे, गढ़वाए थे। ये भी आपको अपने एग्जाम के लिए याद रखना है। कौन? बंदा बहादुर। सतलुज और यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र में उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की और 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और उसे 1716 में मार दिया गया। तो ये यहाँ पर ये सारी लाइनें इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम के हिसाब से याद रखना। 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। तो यहाँ जत्थों और मिसल क्या है, ये भी सवाल आएंगे। तो पहली बात तो ये कि सिखों से संबंधित है। इन्होंने अपने आप को पहले जत्थों में, ग्रुप टाइप का है, बाद में मिसल, ये भी उससे बड़ा ग्रुप है, संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। जब इन दोनों मिल जाते थे तो इन्हें दल खालसा कहा जाता था। उन दिनों दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लिए जाते थे जिन्हें गुरमता, गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। तो गुरमता क्या होता है ये पता होना चाहिए। ये जो दल खालसा है अमृतसर में बैठक किया करते थे, कब? बैसाखी और दिवाली के टाइम पर। और जो भी ये लोग ग्रुप में निर्णय लेते थे, डिसीजन लेते थे, उन्हें गुरमता कहा जाता था। साथ ही 20% कर दो और उसके बदले हम तुम्हें संरक्षण देंगे। यहाँ पर ये इमेज देख रहे हैं, ये जो तलवार है ये महाराज रणजीत सिंह की तलवार है और ये जो इमेज है 10वें गुरु गोविंद सिंह की चित्र है। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया था कि शासन उनके भाग्य में है, राज करेगा खालसा। गुरु गोविंद सिंह ने ये भविष्यवाणी की थी। अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ, फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विरोध प्रकट कर सका। अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से पंजाब का समृद्ध प्रांत और सरहिंद की सरकार को अपने कब्जे में कर लिया था। तो पंजाब और सरहिंद को अपने कब्जे में किया था अहमद शाह अब्दाली ने। इसी वजह से मुगलों के साथ साथ अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ भी यहाँ पर जिन लोगों ने खालसा की स्थापना की उन लोगों ने विरोध किया। खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा की। ये याद रखना है एग्जाम के लिए। यह महत्वपूर्ण है कि सिक्के पर उत्कीर्ण शब्द वही थे जो बंदा बहादुर के समय में खालसा के आदेशों में पाए जाते हैं। 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके सिंधु से यमुना तक फैले हुए थे। यद्यपि ये विभिन्न शासकों में बटे हुए थे। इनमें से एक शासक महाराजा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। तो रणजीत सिंह ने 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। ये बात आप अपने एग्जाम के हिसाब से याद रखें। बगल में यहाँ पर इमेज में कुछ चीजें बताई गई। ये इमेज छत्रपति शिवाजी का है। इसके बाद
लिखा है 17वीं सदी के अंत तक दक्कन में शिवाजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज्य के उदय की शुरुआत हुई। कब? 17वीं सदी में, और दक्कन वाले एरिया में, जिससे अंततः एक मराठा राज्य की स्थापना हुई। तो इन्होंने मराठा राज्य की स्थापना की। शिवाजी का जन्म 1630 में शाहजी और जीजाबाई से हुआ। अपनी माता और अभिभावक दादा कोंडदेव के मार्ग निर्देशन में शिवाजी कम उम्र में ही विजय पथ पर निकल पड़े। जावली पर कब्जे ने उन्हें मवाला पठारों का अविवादित मुखिया बना दिया, जिसने उनके क्षेत्र विस्तार का पथ प्रशस्त किया। बीजापुर और मुगलों के खिलाफ उनके कारनामों ने उन्हें विख्यात व्यक्तित्व बना दिया। इन्होंने बीजापुर और मुगलों के खिलाफ कई सारे कारनामे किए थे, इसी वजह से वो काफी विख्यात हो गए थे, प्रसिद्ध हो गए थे। अपने विरोधियों के खिलाफ प्राय गुरिल्ला युद्ध कला का प्रयोग करते थे। चौथ और सरदेश मुखी पर आधारित राजस्व संग्रह प्रणाली की सहायता से उन्होंने एक मजबूत मराठा राज्य की नींव रखी। तो यहाँ पर चौथ और सरदेश मुखी ये क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। मराठा राज्य के बारे में अब हम बात करते हैं। मराठा राज्य एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था जो मुगल शासन का लगातार विरोध करने उत्पन्न हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज 1630 से 1680 के बीच ये रहे हैं। इन्होंने शक्तिशाली योद्धा परिवारों की सहायता में से एक स्थायी राज्य की स्थापना की। अत्यंत गतिशील कृषक पशुचारक मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए। शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए सैन्य बल का प्रयोग किया और शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति के एक परिवार के हाथ में रही, जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासन काल में पेशवा, जो कि प्रधानमंत्री का एक पद था, पेशवा के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। पूरे मराठा राज्य की राजधानी बन गया, पूरे मराठा राज्य की राजधानी बन गया। तो यहाँ पर बताया गया है कि जब शिवाजी की मृत्यु हो गई तो इसके बाद बाकी उनके जो परिवार के थे उनके हाथ में बाकी जिम्मेदारियां आ गई। तो वो लोग अपने आप को क्या किए, शासक नहीं बनाए बल्कि अपने आप को पेशवा बनाए, अपने आप को प्रधानमंत्री बनाए और उसके बाद शासन को संभाले। ये एग्जाम के लिए याद रखना है। पेशवाओं की देखरेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर लिया। उनकी सफलता का रहस्य यह था कि वे मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर ना लेते हुए उनके पास से चुपचाप निकलकर शहरों कस्बों पर हमला बोलते थे और मुगल सेना से ऐसे मैदानी इलाके में मुठभेड़ लेते थे जहां रसद पाने और कुमक आने के रास्ते आसानी से रोके जा सकते। मतलब ये है कि मराठा बड़े चालाकी से यहाँ पर युद्ध करते थे। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा सामान लेकर सेना के साथ जाकर के किले में लड़ने लग गए। किला के अंदर अगर अटैक करोगे तो इतनी आसानी से तो लड़ नहीं सकते, इतना दिमाग चल गया था। तो ये लोग क्या करते थे, किले के बाहर जो मुगल सत्ता के अपने बाकी आम लोग थे वहां पे अटैक करते थे, जिसके चक्कर में भाई जाहिर सी बात है उन राज्यों को बचाने के लिए जो शासक है वो सेना भेजेगी, खुद भी आएगी, और ऐसे में यहाँ पर फिर बाहरी क्षेत्र में लड़ाई करते थे। 1720 से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य का काफी विस्तार हुआ। उसने सने और काफी सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई। 1720 के दशक तक मालवा गुजरात मुगलों से छीन लिए गए। 1720 तक मालवा और गुजरात किससे, मुगलों से छीने गए। 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई और साथ ही इस क्षेत्र पर चौथ और सरदेश मुखी कर वसूलने का अधिकार भी मिल गया। 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी। उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा, दक्षिण में कर्नाटक और तमिल तेलुगु प्रदेश तक फैल गई। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया, मगर मराठा प्रभुसत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उनसे भेंट की रकम ली जाने लगी। यहाँ पर जिन एरिया के बारे में बात किया गया, बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, कर्नाटक, तमिल, तो यहाँ पर डायरेक्ट तौर पर यहाँ पर कब्जा नहीं किया गया, लेकिन इस तरीके से दबाव बनाया गया और अपने कब्जे में लिया गया कि चौथ सरदेश मुखी ये लोग देते थे, टैक्स टाइप का देते थे और अधीनता स्वीकार कर ली थी। साम्राज्य के इस विस्तार से उन्हें संसाधनों का भंडार तो मिल गया, मगर उसके लिए उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी। मराठों के सैन्य अभियानों के कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए। परिणाम स्वरूप मराठों को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिली। तो मराठा
के साथ 1761 में पानीपत की लड़ाई होती है, ये आपको याद रखना है। अंतहीन सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठों ने एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था तैयार की। जब किसी इलाके पर एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता था तो मराठों का शासन सुरक्षित हो जाता था। तो वहां स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की गई, कृषि को प्रोत्साहित किया गया, व्यापार को पुनर्जीवित किया गया और इससे सिंधिया, गायकवाड़ और भोसले जैसे मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सके। 1720 के दशक में मालवा में मराठा अभियानों ने उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास व समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई। उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में और इंदौर होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा। तो उज्जैन सिंधिया के और इंदौर होलकर के ये शहर हर तरह से बड़े और समृद्धशाली थे और वे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे थे। मराठों द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों को मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिला। चंदेरी, इस क्षेत्र में रेशमी वस्त्रों को बनाया जाता था और मराठों की अपनी राजधानी थी पुणे, इसमें यहाँ बाजार में बेचा जाता था। बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच की धुरी पर ही अपने व्यापार में संलग्न था, लेकिन अब उसने वाणिज्यिक भीतरी क्षेत्र को बढ़ाकर दक्षिण में पुणे और नागपुर को, पूर्व में लखनऊ और इलाहाबाद को शामिल कर लिया। तो पहले जो बुरहानपुर था, आगरा और सूरत यहाँ तक व्यापार करता था। उसके बाद उसने क्या किया कि अपने आप को पुणे और नागपुर तक भी पहुंचाया और लखनऊ और इलाहाबाद तक, तो यहाँ तक उसका क्षेत्र बढ़ गया। अब बात आती है सरदेशमुखी और चौथकर के बारे में, तो हम यहाँ पर वो भी जान लेते हैं क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाता है। क्या होता है? जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का 25% दक्कन में इनको मराठा वसूलते थे और जो सरदेशमुखी है वो क्या होता था कि दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व का 9-10% होता था। इसके बाद बाजीराव प्रथम, जो बाजीराव बल्लाल के नाम से भी जाने जाते हैं, बाजीराव प्रथम बाजीराव बल्लाल के नाम से जाने जाते हैं, ये एग्जाम के लिए याद रखें। पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। वह एक महान मराठा सेनापति थे। उन्हें विंध्य के पार मराठा राज्य के विस्तार का श्रेय प्राप्त है तथा वे मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात, पुर्तगालियों के खिलाफ सैन्य अभियानों के लिए भी जाने जाते हैं। एग्जाम के लिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है, टिक कर लेना, रिवीजन करते रहना। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जाट। अन्य राज्यों की तरह जाटों ने भी 17वीं-18वीं शताब्दी में अपनी सत्ता सुदृढ़ की। अपने नेता चूड़ामन, जाटों का नेता कौन था? चूड़ामन, उसके नेतृत्व में दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया। 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली आगरा के दो शाही शहरों के बीच के क्षेत्र पर होना शुरू हो गया। वस्तुतः कुछ अरसे के लिए वे आगरा शहर के अभिरक्षक ही बन गए। जाट समृद्ध कृषक थे। जाट कौन थे? समृद्ध कृषक थे। उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत और वल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारी केंद्र बन गए। सूरजमल के राज में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। सूरजमल ये जाट थे और इन्हीं के नेतृत्व में भरतपुर शक्तिशाली राज्य बना। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उसे लूटा तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली। नादिर शाह के पुत्र जवाहिर शाह के पास 30,000 सैनिक थे। ये याद रखना, नादिर शाह के पुत्र कौन थे? जवाहिर शाह, जिसके पास 30,000 सैनिक था। उसने 20,000 अन्य सैनिक मराठाओं से लिए, 15,000 सैनिक सिखों से लिया और इन सब के बलबूते पर वह मुगलों से लड़ा। जहां भरतपुर का किला काफी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया, वहीं दींग में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया। कहाँ? दींग नाम का जगह है जहां पर अंबर और आगरा की शैलियों को मिलाकर के और एक बाग महल बनवाया है। शाही वास्तुकला से जिन रूपों को पहली बार शाहजहां के युग में जोड़ा गया था, दींग की इमारतें उन्हीं रूपों के नमूनों पर बनाई गई थी। तो ये जो इमारतें दिखाई दी गई हैं, ये देखिए, ये 18वीं शताब्दी का दींग राजमहल समूह, ये दींग में बनाया गया दींग राजमहल। इमारत की छत पर मुख्य सभा भवन के बंगला गुबंद पर गौर कीजिए। तो ये जो गुबंद है ये छत पर बनाया गया है और इसे मुख्य सभा भवन कहा जाता है।
जाटों की शक्ति सूरजमल के समय पराकाष्ठा पर पहुंची। 1756 से 1763 के दौरान भरतपुर जाट राज्य को, जो कि आज का आधुनिक राजस्थान में है, संगठित किया। कितना? 1756 से 1763 के बीच में। और जाटों में सबसे ज्यादा नाम किसका है? सूरजमल, जो कि जाट थे। सूरजमल के राजनीतिक नियंत्रण में जो क्षेत्र शामिल थे उसमें आधुनिक पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली शामिल थे। सूरजमल ने कई किले और महल बनवाए, जिनमें भरतपुर का प्रसिद्ध लोहागढ़ का किला इस क्षेत्र में बने सबसे मजबूत किलों में से एक था। तो सूरजमल ने कौन सा किला बनवाया? लोहागढ़ का किला, ये जो कि भरतपुर में है। ये आपको याद रखना है एग्जाम के हिसाब से। और तो यहाँ पर ये फाइनली हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। 7th क्लास के हिस्ट्री सब्जेक्ट की ये सारे क्लासेस कंप्लीट हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ, नए इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।